60 बार से आपके इस नगरी से, मथुरा से एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, आज भी मंत्री का दर्जा चूंकि कमेटी के चेयरमैन हैं, तो सारी सुविधाएं उनको आज भी प्राप्त हैं। वो आज मंच में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। पंडित राजकुमार रावत जी, जिन्होंने इस भव्य आयोजन भैया उधर से बना लो मेरे भाई, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ में और हमारे अन्य साथियों के साथ में तथा योगेश द्विवेदी जी जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और हमारे ब्राह्मण समाज भाईचारा के आप मंडल के कार्य हम लोगों का सब देखने का काम भी कर रहे हैं, प्रभारी हैं। श्री राजकुमार रावत जी पूर्व में आपके बीच में एमएलए भी रहे हैं और इन्होंने सभी समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके काम करने का काम किया था। श्री अनुराग दीक्षित जी, श्री गोरेलाल जी, जो कि इस पूरे मंडल को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारे कोऑर्डिनेटर की हैसियत से देख रहे हैं और सर्व समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। श्री अरुण द्विवेदी जी, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित हर समाज के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, खास तौर से हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके बहुत ही ज्यादा संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको हमारा ये हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ इकट्ठा होकर के हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए, और हमारी जब शक्ति बढ़ेगी तो आपकी शक्ति तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से, जहां पर कि प्रबुद्ध वर्ग जो है, विप्र समाज जो है, उसके ऊपर एक आफत सी जैसे आई हुई और हम लोगों को ये याद दिलाता है कि हमेशा जब इस तरह की आफत आती है और आई है, तो चाहे भगवान श्री परशुराम हो, चाहे भगवान श्री राम हो और चाहे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी हो, जिनके की दर्शन करके अभी हमने यहाँ पर ये अपना दूसरा जो हमारा फेज है, जहां जहां हमको जाना है, इसकी शुरुआत हमने आज मंदिर में जाकर, इसीलिए आपके बीच में थोड़ा सा देर में भी आए, क्योंकि वहां पर जा करके पहले अपने शीश नवा करके भगवान श्री कृष्ण जी से, बांके बिहारी जी से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करके अगले जो 14 दिनों तक इधर का कार्यक्रम है उसमें हम आपके बीच में रहेंगे। भाइयों, आज पूरे समाज, सर्व समाज में जिस तरीके से उसका उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इन दो लोगों के ऊपर जिस तरीके से खुलेआम प्रहार हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि ये लोग नियत ऐसी लगती है कि जैसे कि ब्राह्मण समाज को इस प्रदेश से बाहर करना चाहते हैं। इतना डरा धमका दो कि प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे कार्य हो रहे हैं और वो कार्य आपसे छुपे नहीं है। किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से दलित समाज की बेटियों के और ब्राह्मण समाज की बेटियों और मां बहनों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, किस तरह से ब्राह्मणों के साथ साथ में दलित की बेटी को जलाने का काम करते हैं और रात के 2 बजे उसका शरीर हाथरस में जब जला, आपके बहुत करीब में जला करके पूरा मीडिया वहां पर खड़ा था, लेकिन मीडिया को भी घुसने नहीं दिया। हालांकि मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने उस दिन इन सबका असली चेहरा उजागर करने का काम किया था, पर इन्होंने उनको भी अंदर आने नहीं दिया, माँ बाप को नहीं आने दिया। माँ बाप को, उस मृत बेटी की जिसका रेप होकर के हत्या हो गई, जो मर गई,
उसकी उन्होंने उसको अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शरीर भी नहीं किया। तो ऐसी सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही। ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी गिनती है कि गिनाते गिनाते तो कई दिन लग जाएंगे कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। चाहे बुंदेलखंड में ले लीजिए, झांसी में ले लीजिए, आप महोबा में ले लीजिए, आप चित्रकूट के पास ले लीजिए, किस तरह से रोक रोक करके ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़ित करके, और जब उन्होंने कुछ आवाज उठाने की तो सीधे कहा गया कि गोली मार दो, अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको गोली मार दी जाए। किस तरीके से लखनऊ शहर में गाड़ी रोक करके, तिवारी ब्राह्मण समाज का था, एप्पल में कंपनी एक है सब जानते हैं, उसमें काम कर रहा था, उसको रोका और रोक करके नाम पूछा, जैसे ही उसने तिवारी कहा उसके गोली मार दी और उसको वहीं मार दिया। अपने मां बाप को देखने के लिए लखनऊ के राजधानी में ब्राह्मण समाज का उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था, तो वो अपना इधर उधर घूम रहा था, अपने मां बाप को देखने आया, मां बाप के बीच में से घसीट के ले गए और घसीट के ले जाकर के उसको बाहर ले जाकर के एनकाउंटर कर दिया। ब्राह्मण समाज की बारी आती है तो आपने देखा कि किस तरीके से जो विप्रू कांड हुआ उसमें वहां पर कोई कानून, कोई अदालत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, और सीधे वहीं पर आपने गोली मार के, एक नहीं दो नहीं, आप एक का नाम लेते रहे कि इसने किया था, उसके नाम पर आपने 100 लोगों को नामजद कर दिया अज्ञात के नाम पे। अज्ञात ब्राह्मणों के नाम पे 100 लोगों को नामजद किया और ये कहा, ये निर्देश हुए कि ये मौका मिल गया है बहुत अच्छा, इस मौके को चूकना नहीं चाहिए, अब आप अपना काम बखूबी कर लीजिए और इस काम करने के लिए आप 100 अज्ञात ब्राह्मण लिख दीजिए और उसमें जिसको मर्जी आए उसको उठा लीजिए। जहां जहां मजबूत ब्राह्मण दिखे आपको, कानपुर के इर्द गिर्द जितना मजबूत ब्राह्मण, चाहे कन्नौज हो, फरुखाबाद हो, इटावा हो, और कानपुर हो, कानपुर नगर हो, उन्नाव हो, हरदोई हो, इस पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज थे, जो समाज में अपने समाज को लोगों को देखने का काम करते थे, उनको कोई बंबई से उठा लिया, कोई कलकत्ते से उठा लिया, जो कहीं थे ही नहीं, उनको नाम डाल करके और उठा करके और उसमें मारने का भी काम किया। कितने लोगों को मार दिया ये भी आपसे छिपा नहीं। गाड़ी फिसलती, गाड़ी रुक जाती, गाड़ी में बंद करके ले जा रहे हैं, पूरी आगे पीछे चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, लेकिन अचानक गाड़ी रुकती है, फिसल जाती है, और फिसलने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकलता है और उसको कहा जाता है कि वो तो भाग रहा था इसने गोली मार दी। एक हो 17 से 18 साल का लड़का था, हरियाणा में काम कर रहा था, उसका भी नाम डाल दिया था क्योंकि वो भी मजबूत था, उसको उठा ले गए, उसकी भी गाड़ी फिसल गई, उसको भी गोली मार दी। प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया, उनका घर जला दिया, उनकी झोपड़ी, घर तो था ही नहीं, झोपड़ी थी, हम तो गए थे देखने। जब देखने गए तो देखा कि घर के नाम पे तो 15 फीट की झोपड़ी थी, कच्ची झोपड़ी, उसमें भी आग लगा दी, उसको भी नहीं छोड़ा, और तो और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। आपको अच्छी तरीके से मालूम है किस प्रकार से खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, अब उसकी क्या गलती थी? उसके माँ बाप ने शादी कर दी, वो पहले तिवारी थी, उसकी शादी कर दी दुबई में, और 29 तारीख को शादी होती है, 29 से 30 तक शादी का कार्यक्रम चलता है क्योंकि रात की शादी थी। 1 तारीख उसका पहला दिन था, घर में अपने मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और 2 तारीख को कांड हो जाता है, कहते हैं ये कांड हो गया और इसलिए उसको उठा ले गए। पूछा मीडिया वालों ने, क्या आपने उनको क्यों उठा लिया? बोले नहीं, वो छत में 3 महिलाएं दिख रही थी और उसमें से वो भी रही होगी, ये पुलिस वालों ने बताया है, कहा कि उसमें से वो भी होगी, और उसको ले जाकर के जेल में आपने बंद कर दिया। जेल में वो 1-2 दिन नहीं, वो जेल में उसको पहले आपने जेल में बंद किया, जब मालूम पड़ा तो नाबालिग है तो उसको रिमांड होम में भेज दिया, जहां नाबालिग को रखते हैं बाराबंकी में, और 1 साल हो गया उसको बंद कर रखा। आदेश निर्देश ये था दिल्ली से, लखनऊ से, कि किसी भी हालत में खुशी दुबे को बाहर नहीं आना चाहिए।
और इसीलिए सारी वो दफाएं जो हो सकती हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, उसको उन्होंने उसमें लगा दिया, चाहे 302 से लेके नीचे तक जितनी गिन सकते थे उन्होंने पूरा पन्ना भर दिया। और उसके बाद भी जब देखा कि बेल तो हो ही जाएगी, नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की निकली है और एक दिन के लिए घर में थी, तो कहा नहीं कोई और तरीका निकालो। तो जब आदेश हुआ तो बाराबंकी की जो अधीक्षिका रिमांड होम की थी, जहां उसको भर्ती कराया गया था, उससे एक जबरदस्ती लिखवाया गया, चिट्ठी पत्र लिखवाया गया न्यायालय में दाखिल करने के लिए कि ये लड़की तो धमका रही है 48 लड़कियों को। नहीं 2 कमरों में 48 लड़कियां रहती हैं जो बंदी हैं, और ये 48 में से एक है। इसने 47 लड़कियों को धमकी दी है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर निकल गए तो हम तुम सब 47 लोगों को देखने का काम करेंगे, उठवा लेने का काम करेंगे। बताइए, जो सब जेल में बंद है वो भी बंद है, वो 47 भी बंद है, उनको कौन धमका देगा, कहां से ले जाएगा? लेकिन नियत ये, और इसी ग्राउंड पे बेल खारिज करवाई कि कोई भी एक होता है कि चलो महिला है, लड़की है, इसके प्रति तो थोड़ा सा आप अपना भाव बदल दीजिए। आप औरों को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, जेलों में ठूस रहे हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, वहां निर्दयी जो भावना होती है उसके साथ में, इसको ही नहीं, घर में जो काम करती थी महिला, उसकी एक 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा, उसको भी उठा ले गए बच्चों समेत और जेल में बंद कर दिया। 1 साल से वो बच्चे जो हैं 6 साल का और 3 साल का था, अब वो लड़की 7 साल की हो गई है, बालक 4 साल का हो गया और वो बंद पड़ी हुई जेल में। वो बच्चा अब 20 साल बंद रहेगा, 15 साल बंद रहेगा, किसी को नहीं मालूम लड़की कब तक बंद रहेगी, क्योंकि कोई मुकदमा होना नहीं है। और इनकी अगर दोबारा सरकार आ गई तो कहते हैं कि हम इनको मुकदमा तो नहीं लेकिन वहीं पर सड़वाने का काम करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आज ब्राह्मण समाज को मालूम हो रहा है कि आज जिनके पीछे वो चले थे वो उनके लिए क्या कर। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज होता है, लेकिन कभी कभी देखिए हम लोग अपना जो है बुद्धि का इस्तेमाल जब करने चलते हैं, कभी कभी अपनी बुद्धि हम फिर भी कर देते हैं। हम भी वकालत करते हैं, लगभग 46 वर्षों के वकालत करते हुए हमको हमारा मौके आता है, फीस देता था, तो हम लोग अपनी बुद्धि उसको दे देते हैं और उसका अपना इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। इसी तरीके से इन्होंने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने क्या किया पिछले वर्षों में, ये आपसे छुपा नहीं है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 2007 से 12 की सरकार को याद करिए, 2007 से 12 में के पहले ब्राह्मण समाज किस हैसियत में पहुंचा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, वो भी याद करिए। याद करिए कि 2002 में ब्राह्मण समाज के सिर्फ 5 और 6 एमएलए, 403 की विधानसभा में सिर्फ 5 या 6 एमएलए रह गए, 0 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब उस समय बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया, आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, हम तो वकालत के पेशे में थे और अच्छा कमा रहे थे, लाखों की आमदनी रोज की थी, हमें तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। लेकिन बहन मायावती जी ने जब हमको महाधिवक्ता बनाया, उसके बाद वो राज्यसभा में लेके आई, जब हमने इस्तीफा दे दिया महाधिवक्ता के पद से, और हम उनके साथ में खड़े हो गए। जब लोग उनके ऊपर हमलावर हुए, लोगों ने बहुत कोशिश की उनको घेरने की, फंसाने की, मुकदमों में 1 2 नहीं 101 मुकदमे दाखिल हुए उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, सबके सब झूठे मुकदमे, हर तरीके के हाथ पांव डाल लिए लोगों ने। लेकिन हमने भी इस्तीफा दिया था और हमने भी कहा था हमने वकालत मेहनत करके की है, ऐसे वकालत हवा में नहीं की है, हम भी देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कि ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। पूरी ताकत लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी सरकार में थी, उन्होंने ही शुरू किया था ये, और करने के बाद पूरी क्षमता के साथ में अपने उन्होंने जितने भी उनके बड़े बड़े विद्वान वकील थे सबको खड़ा कर लिया था। लेकिन बहन मायावती जी के ऊपर वो हाथ नहीं उठा पाए, कहीं से भी एक मामले में भी उनको नहीं घेर पाए, और हर मामला चूंकि सब झूठा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोगों को जीत मिली इन मामलों में। लेकिन ब्राह्मण समाज के पीछे हमको उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, तो हमारा भी दायित्व बना कि हम भी तो सोचे कि आखिर हमारा क्या,
हमको क्या करना है, हम राजनीति में आ गए तो क्या काम करेंगे। तो सोचने पर सबसे पहला चीज आई कि अगर हम जहां पर जन्म लिया, हमने जिस समाज में जन्म लिया, अगर हम उस समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारा राजनीति में आने से क्या मतलब। उस समय जब हमने देखा ब्राह्मण समाज बिल्कुल शून्य की हैसियत पे पहुंच गया और कहीं नहीं रह गया, तब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे और हमने आपके यहां भी आए थे। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर के ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के और उनके सम्मेलन किया और उनसे बातचीत की और हमने बहुत सी बातें की थी, लेकिन 2-3 बातें मुख्य थी जो हमने उस समय कही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करें कि हम लोग फिर से अपना अस्तित्व दोबारा से पा सकें। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 चीजें करनी है और वो ये है कि आप पहले अपने अंदर एकता लाइए, आप इकट्ठा तो होइए, आप एक साथ होइए, आप बटके मत रहिए। वो पुरानी कहावतें खत्म कर दीजिए कि जहां 9 है तो वो 13 चूल्हे जल जाएंगे। आप जो है एक साथ अपने को ब्राह्मण समाज को एकत्रित होने की जरूरत है और आप छोटी मोटी हैसियत नहीं है। आप 13% हैं और 13% 25 करोड़ में आप जानते हैं कि 3 करोड़ के ऊपर हो जाते हैं। 3 करोड़ के ब्राह्मण समाज जहां पर हो और वहां पर शून्य पर पहुंचने लगे तो ये सोचने की बात, गंभीर बात है। मैंने कहा कि आप लोग अपना बंटवारा खत्म करने के लिए ये सब भूल जाइए कि आप 20 विश्वा हैं, 16 विश्वा हैं, 12 विश्वा हैं। हम तो जो हैं कांडकुब्ज ब्राह्मण हैं, सनाट्य ब्राह्मण हैं, या सरजूपारी ब्राह्मण हैं, या त्यागी हैं, या राय हैं। आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानिए और उसी के नाम से जानने का काम करिए। जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जान लेंगे तो आपकी शक्ति अपार हो जाएगी, आप 13% हो जाएंगे और आप तो भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं। तो आपकी शक्ति जब एक बार आप इकट्ठा हो गए तो आपके सामने ये जो आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस तरह का कोई अत्याचारी आपके सामने टिक नहीं। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, पूरे प्रदेश में जब इकट्ठा हो गए तो हमने फिर लखनऊ में एक बड़ी सभा की थी, वो भी सबको मालूम है, 9 जून 2005 में, जहां पर कि बहन मायावती जी को हमने मुख्य अतिथि ब्राह्मण समाज के बीच में बुलाया और 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया। जब गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको हाथ में दी थी तो लेकर के सीधे मंच पर गई। उन्होंने जो पहले शब्द बोले वो यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात शुरू की थी। और ब्राह्मण समाज की एकता को देख करके और तैयारी को देख करके बहुजन समाज पार्टी का वर्षों पुराना नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को उन्होंने उस दिन बदल दिया और बदल करके नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम भी किया। 40 लोगों को जहां पहले चुनाव में उतारा था, उन्होंने उसके बाद 85 लोगों को टिकट देकर के ब्राह्मण समाज के लोगों को मैदान में उतारने का काम किया। आपके बीच में ही 3-3 लोग हैं, रावत जी भी हैं, नकुल दुबे जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, और नकुल दुबे आपके बीच में हैं। उसके बाद मंत्री भी बने और 1-2 मंत्रालय नहीं, पता नहीं कितने कैबिनेट मंत्रालय बहन मायावती जी ने इनको देने का काम किया था, मजबूत वाले। उसके बाद आप जानते हैं कि बहन मायावती जी ने जब ये बात कही तो जब सरकार बनी